जिस तरीके से रौंदे जा रहे हैं उससे अनभिज्ञ है। इसमें लोकतंत्र की आस्था कमजोर होती जा रही है। तानाशाही की प्रक्रिया एक आदमी पे फोकस करती है और ये उसी फोकस का रिफ्लेक्शन ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। पिछड़ों को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला, ब्राह्मणों को कितना मिला, रिप्रेजेंटेशन की चर्चा इस एरा में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुई। ये भी एक बड़ा खतरा ब्राह्मणवादियों के सामने खड़ा हो गया। उसका प्रभाव आज तक जारी है साथियों। धन्यवाद प्रेमपाल जी। और मैं धन्यवाद दूंगा सारे वक्ताओं को, क्योंकि ये सेशन हमें 2 बजे ख़त्म करना था और एक किसी भी सब्जेक्ट के लिए जब हमारे विद्वान वक्ता एक तैयारी करके आते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है। जब उसमें समय की कमी आ जाती है तो उसको सिंक्रोनाइज करना, उसको क्रमबद्ध करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो जैसे ये समस्या उनके साथ आई, मेरे साथ भी आई है। अब 2 बजे है, मुझे सेशन करना है। अब मैं मेरा स्पीच कितने मिनट में ख़त्म करूं, ये भी मेरे सामने एक समस्या है। लेकिन मैं जैसे अभिषेक जी ने एक कानूनी पक्ष रखा, इसमें दुनिया हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या कह रही है ये पक्ष रखा। डॉक्टर विनोद जी उसे सामाजिकता की तरफ लेके गए, क्योंकि किसी भी सरकार का निर्णय, उस निर्णय का सामाजिकता पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी एक बौद्धिक चर्चा और उस चर्चा के बाद उसका समाज में जो भी रिफ्लेक्शन हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से होना है, वो एक संदेश यहाँ से निश्चित रूप से जाना चाहिए। तो साथियों, हमने ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात यहाँ कही, ये तो शत्रु ने दिया हुआ शब्द है। इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन की प्रक्रिया वो कि इसमें हमने सोचना चाहिए, ये टैगलाइन उन्होंने दी। कोई भी तानाशाही की प्रक्रिया एक आदमी पे फोकस करती है और ये उसी फोकस का रिफ्लेक्शन ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की एक साथ चुनाव की साइमल्टेनियस इलेक्शन की जो परिभाषा है, वो परिभाषा जो हमारी समझ में आई है कि भाई लोकसभा के, विधानसभा के और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। वो एक साथ होंगे, एक ही दिन नहीं होंगे, ऐसा उस पक्ष का कहना है। अब एक साथ चुनावों की प्रथा या परंपरा की भी यहाँ चर्चा हुई कि 1952 से लेकर 1969 तक ये प्रक्रिया, 67 तक ये प्रक्रिया चली रही। इसको आइडेंटिफाई भी किया डॉक्टर विनोद ने कि दिस इज एरा ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसको कोइंसिडेंस मानना चाहिए हम लोगों ने। वो इसी का समर्थन करते हैं ना। ब्राह्मणवादी थिंक टैंक के कुछ लोगों को मैंने सुना
तो वो इसी का समर्थन, क्या फर्क पड़ने वाला है, क्यों चिल्ला रहे विरोधी पार्टी के लोग। 1967 तक ये चल रहा था, फिर अब क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम यहां खोजनी चाहिए। उनको क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों आ गए साइमल्टेनियस चुनाव की प्रक्रिया में? तो ये एक कोइंसिडेंस हो गया कि हमारा संविधान लागू हुआ 50 में, उसके बाद 52 में चुनाव शुरू हुए और उससे आते गया। 67 में एक प्रक्रिया स्मूथली चलती रही। मैं इसको कोइंसिडेंस क्यों कह रहा हूं कि तब तक एक हलचल पूरे देश में चल रही थी, और जैसे इसको जोड़ा विनोद जी ने, वो बहुत सही जोड़ा कि 73 से बामसेफ की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले लोकतंत्र गवर्नेंस की प्रक्रिया का रास्ता प्रशस्त करता है, और गवर्नेंस के रास्ते प्रशस्त होने की प्रक्रिया में फिर वो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, राजनीति की प्रक्रिया में रिप्रेजेंटेशन का हो सकता है। उसमें हमारे समाज में ये हलचल होना शुरू हो गया, और उसके बाद 1977 से तो 1998 तक ये समय एरा ऑफ अनस्टेबल नॉन मेजॉरिटी गवर्नमेंट का रहा है साथियों। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग भी इस प्रक्रिया को डिस्टर्ब करने में कारणीभूत रहा। इसमें साइमल्टेनियस चुनावों की प्रक्रिया डिस्टर्ब रही, लेकिन हमें ये देखना होगा कि 1967 तक के चुनाव साइमल्टेनियस हुए। हम लोग ये समझ रहे थे कि ये सही हो रहा है। अगर उसकी बात को हमें काटना होगा तो स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रभाव सभी चुनावों में पिछड़ों को कितना रिप्रेजेंटेशन मिला, ब्राह्मणों को कितना मिला, इसका एनालिसिस किया तो ये देखने को मिलता है कि एलिट प्लूरलिस्ट पॉलिटिक्स का 67 तक 67 तक प्रभाव रहा है। केंद्र में कौन रहेगा, राज्य में कौन रहेगा, ये षड्यंत्र पूर्वक गढ़ी गई यंत्रणा की चर्चा हमें समाज में करनी होगी साथियों। नॉन मेजॉरिटी गवर्नमेंट का एरा का देश के तथाकथित योजनाकारों ने विश्लेषण किया तो तब उन्हें ऐसा लगा कि राज्य के प्रभाव में केंद्र की सरकारें आती दिखाई देती है। ये ब्राह्मणवादी पार्टियों के लिए एक खतरा सा बन गया। रिप्रेजेंटेशन की चर्चा इस एरा में बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुई। ये भी एक बड़ा खतरा ब्राह्मणवादियों के सामने खड़ा हो गया। उसका प्रभाव आज तक जारी है साथियों। इसे देखते हुए सबसे पहले, जैसे ये नया नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि नया नहीं है, ये 1982-83 में राष्ट्रीय चुनाव आयोग की तरफ से इसकी सिफारिश हुई। 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जो लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने भी इसकी सिफारिश की और इसका बीजेपी द्वारा पूरा समर्थन भी हुआ है साथियों। 2003 में होम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी द्वारा प्रस्ताव आया, ऑल पार्टी को कंसर्न करके साइमल्टेनियस चुनाव, ये तब 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं था, ये साइमल्टेनियस चुनावों का प्रस्ताव लाया। बीजेपी का इसको समर्थन बीजेपी की तरफ से ही आया था, लेफ्ट पार्टियों का विरोध। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया।
2015 में पार्लियामेंट्री कमेटी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की सिफारिश से 2017 में नीति आयोग के, जो अभी संविधान बदलने की बात कर रहे थे, विवेक देवराय और किशोर देसाई की रिपोर्ट जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया, उस डिस्कशन पेपर को एस्टैब्लिश किया। 2018 में लॉ कमीशन का ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट किया और फिर वन नेशन वन इलेक्शन के टैगलाइन में मिस्टर मोदी ने इसे घोषित किया। ये तब तक, इससे पहले ये वन क्या, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि ओ नो, ये ओ नो को लागू करने की जो प्रक्रिया है, इससे टैगलाइन में बदलने से पहले इसकी चर्चा साइमल्टेनियस इलेक्शन था। तो इस प्रकार से इस विषय का देश भर में विमर्श शुरू होता है। एक साथ चुनावों की अवधारणा को गढ़ने के लिए क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग भी है। एक, सरकार के सभी यंत्रणाओं पर चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, आम मतदाताओं के साथ साथ राजनीतिक दलों पर और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर ये डिस्टर्बेंस जो बार बार चुनाव हो रहे हैं, इसका प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये प्रतिकूल प्रभाव क्या है? इसमें कर्मचारी अधिकारी को अगर छोड़ दे तो ये ड्यूटी इनको सभी को निभानी है, मगर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसका एनालिसिस होना चाहिए। राजनीतिक अस्थिरता के कालखंड में हम देखते हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों का निर्माण हुआ है। सोशियो राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन की प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के नेताओं का उदय इसी समय हुआ है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के माध्यम से ओबीसी, एससी, एसटी में जागरूकता, लोकसभा में जाकर कानून बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की चाहत तथा जागरूकता बढ़ी। मेजॉरिटी का दुष्प्रभाव कम हुआ। प्रस्तापित दलों को अपनी सीट शेयरिंग की पॉलिसी बदलनी पड़ी। इसकी लिस्ट जो मैं गिना रहा हूं, इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। ये प्रभाव था प्रतिकूल, ये प्रभाव प्रतिकूल था या अनुकूल था? तो ये प्रभाव हमारे फेवर में था। बार बार चुनावों की जो प्रक्रिया थी वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के फेवर में थी। इसका ये प्रभाव हमारे फेवर में क्यों था? इसका बौद्धिक आकलन करके और इस चीज को सामान्य भाषा में हमारे समाज के लोगों को समझानी होगी, उनके सामने इस बात को रखना पड़ेगा। मान्यवर काशीराम जी तो कहते थे कि इस देश में रोज चुनाव होने चाहिए। क्या कहते थे? वो बोलते थे अपने भाषणों में, मैं चाहता हूं कि इस देश में रोज चुनाव हो ताकि प्रस्तापित ताकतों को रोज जनता के सामने झुकना पड़े। एक ही तबके के पास जो खुद को एलीट समझता है, खुद को बुद्धिमान समझता है, हालांकि वो बेईमान एलीट है और वो हर स्तर के सत्ता के सूत्र को अपने हाथ में रखना चाहता है, साथियों, अपना प्रभाव बनाना चाहता है। ये हालात बहुजन आंदोलन के लिए अनुकूल रहे और ब्राह्मणवादियों के लिए प्रतिकूल है, इसका पुरजोर विश्लेषण हमें करना चाहिए समाज में। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण विकास कार्यक्रमों और उसका शासन पर
क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी बात वो उसकी भी चर्चा करते हैं कि ये जो MCC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये लागू करने से उसका बहुत प्रभाव, बार बार लागू करने की प्रक्रिया को अगर हम देखते हैं तो इसमें आदर्श आचार संहिता कहेंगे। क्या ये संहिता सचमुच आदर्श है? अभी चुनाव में देख रहे किसका पर्चा भरा हुआ रिजेक्ट करना और किसका सिलेक्ट करना, इसमें जो कॉन्स्पिरेंसी होती है इसको भी हमको देखना चाहिए। सत्ताधारियों के लिए वो संहिता उसके फेवर में काम करती है और विरोधियों के लिए वो विरोधियों के विरोध में वो संहिता काम करती है। साथियों, आज चुनाव आयोग का सरकार पक्ष एक हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। इलेक्शन रिफॉर्मेशन के दायरे में सिर्फ साइमल्टेनियस इलेक्शन की चर्चा में हमें नहीं जाना चाहिए। एक, हमें इलेक्शन रिफॉर्मेशन की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने तय किए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर रिफॉर्मेशन के प्रस्ताव देने चाहिए। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। और जनता का भी, साथ साथ जनता का भी ओपिनियन हमको बनाना चाहिए। MCC लागू होती है तब ये देखा जाता है कि मंत्रियों की गाड़ियाँ क्या करते हैं, जमा कर लेते। अभी आप गाड़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, पहले रेड लाइट होता था गाड़ी पे तो जब्त कर लेते थे। वो सरकारी साधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा उसके पीछे की मंशा है। मगर क्या ये सही है? आज छोटी पार्टियां या कम संसाधन वाले दलों के सामने कौन सा कंटेस्टेंट है साधनवान, कंटेस्ट करने वाला कौन सा साधनवान दल है? छोटे दलों की लड़ाई सिर्फ साधनवान दलों से नहीं तो प्रत्यक्ष सरकार से होती है। प्राइम मिनिस्टर और उसका मंत्रिमंडल अगर सरकार है तो सरकार का चुनावों में क्या काम, इसका विमर्श हम खड़ा नहीं कर सकते। उसका विमर्श अगर हम खड़ा करेंगे, जिस दल ने उन्हें सरकार में भेजा है उस दल के लोगों ने चुनाव में सरकार पक्ष की तरफ से जनता के सामने आना चाहिए। अगर कोई कॉमन आदमी चुनाव में खड़ा हो जाता है और उसके विरोध में देश का प्राइम मिनिस्टर भाषण करता है तो क्या होगा? ये सेम लड़ाई नहीं है। और ये व्यवस्था ऐसी बनाने वालों का विरोध, सिर्फ इसकी अगर बौद्धिक चर्चा होगी तो जो सामान्य जन है, वोटर, उसको पता ही नहीं, वो तो अच्छा बोल रहा है, अरे अच्छा हो जाएगा। एक ने बोला अच्छा हो जाएगा, एक ही दिन में निपट जाएगा। एक ने बोला ये तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने हमारे समाज को आदत लगाई है पैसा देकर वोट करने की, तो वो बोला यार ये सारे चुनावों के पैसे मिलने वाले हैं क्या इसमें? तो समाज अपने अधिकार जिस प्रक्रिया से रौंदे जा रहे हैं, अपने वोट का अधिकार जिस तरीके से रौंदे जा रहे हैं, उससे अनभिज्ञ है। और इस अनभिज्ञता को दूर करने का हमको काम करना चाहिए। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि मैसिव एक्सपेंडिचर होता है, बहुत बड़ा खर्च होता है। सरकार चुनावों के संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण पर खर्चा होता है। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और राजनीतिक दलों पर भी भारी खर्च होता है, वो खुद इस पे खर्चा करते हैं। दल के स्टार नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान खर्चा होता है। ये स्टार नेता होते कौन है?
ये सरकार में शामिल पीएम, सीएम, मिनिस्टर होते हैं, इनकी सुरक्षा प्रबंधन में जो खर्चा हो रहा है वो भी उल्लेखनीय है। 140 करोड़ की आबादी में अगर 90 करोड़ लोगों को अपना मताधिकार का उपयोग करना चाहते हैं तो उनको पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए कितना खर्च हो रहा है बताया सर ने। 55,000 60,000 करोड़ रुपया उस पर खर्चा हो रहा है। तो हर मतदाता के पीछे कितना खर्चा हो रहा है ये भी आपने बताया। 2-3 रुपए से ज़्यादा हर दिन में अगर 1805 साल में एक बार चुनाव होता है, भले रोटेशन की प्रक्रिया में हो रहा है, एक साथ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी 5 साल में हम विधानसभा का वोट तो 5 साल में ही देना है मुझे। तो 1700-1800 दिन 700 रुपया खर्चा उन्होंने बोला है एक रिपोर्ट में। तो इसके आंकड़े अगर हम देखते हैं तो महंगा चुनाव, ये जो नरेशन भारत के मतदाताओं को के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, इसको हमको एक्सपोज करना होगा। महंगा चुनाव, बहुत खर्चा होता है, वास्तव में इतना खर्चा नहीं हो रहा है। अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मैंने अभी एक पेपर में पढ़ा कि 108 फीट लंबी 45 दिन जलने वाली अगरबत्ती बनाई है। 145 दिन 108 फीट लंबी, उसमें 3,428 किलो की इस अगरबत्ती में 1,475 किलो गीर गाय का गोबर, जिसमें 191 किलो 191 किलो उसी गिर गाय का शुद्ध घी मिलाने वाले आस्था पुरुषों का ये देश बनने जा रहा है साथियों। इसमें लोकतंत्र की आस्था कमजोर होती जा रही है। बैड लोन्स, जो कर्जे, बैड लोन्स की टैगलाइन देकर 14.56 लाख करोड़ के लोन 2014 से आज तक पिछले 9 सालों से माफ किया गया है। 2023 मार्च तक 2.09 लाख करोड़ का लोन राइट ऑफ किया है। वो कहते हैं ये तो हम समायोजित करने के लिए, लेकिन वापस कितना आ रहा है साथियों। इस कर्तृत्व में हम सिर्फ बीजेपी को मार्क्स नहीं दे रहे, कांग्रेस को भी देंगे, उसकी भी नालायकी यहां गिनवाएंगे। उनके भी काल में ये कर्जे राइट ऑफ किए। इसका क्या मतलब है? ये जो कर्जा लेके लोग भाग गए, या फिर जो लोग ब्राह्मणी कारपोरेट्स अपने सलाहकारों की मदद से 500 पेज का स्पाइरल बाउंड रिपोर्ट बनवाकर उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके बैंक अधिकारियों को ये समझा देते हैं कि कर्जा और ब्याज हम आपको नहीं दे सकते। किसान नहीं बोल सकता, छोटा कर्जदार ये नहीं बोल सकता। ये कर्जा माफ करने वाली भी इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाई है। जब हमारी सरकार आएगी तो ये इंस्टीट्यूट को हमको बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि रिकवरी ऑफ डेब्ट्स नाम की एक संस्था है, NCLT जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसमें जाकर ये लोग उसमें जाते हैं। अगर उस पर 100 रुपया कर्जा है तो ये बोलते हैं कि मैं 25 ही रुपये दूंगा आपको। तो क्या हुआ? ये 25 रुपये में सेटलमेंट करने की भी व्यवस्था इसमें बनाई है साथ। डॉक्टर साहब ने बताया चुनाव में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी भी होता है, इकोनॉमिक डायनेमिक होती है। इसलिए ये लोग जो चीज कह रहे हैं महंगा चुनाव, इसके बारे में भी हमारे समाज को
बताने की प्रक्रिया हमको करनी चाहिए। इनका अगला मुद्दा है फ्रीक्वेंट इलेक्शन डिसरप्ट करता है, डिस्टर्ब करता है हमारे पब्लिक लाइफ को। तो साथियों, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। आपकी अकाउंटेबिलिटी चेक करने का एक साधन देश के जनता के सामने आ रहा है साथियों। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया में उनका क्या प्रॉब्लम है और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, फिर हमारा क्या फायदा है? इसकी भी चर्चा हमें समाज में जाके करनी चाहिए। एक राजनीतिक अस्थिरता से हमेशा प्रस्तापित लोगों को खतरा होता है, ये खतरा हमें बनाए रखना चाहिए। दो, ये प्रस्ताव मॉरल अथॉरिटीज की तरफ से नहीं आया, ये प्रस्ताव किलिंग डेमोक्रेसी की तरफ से आया है। जो लोग इस देश की डेमोक्रेसी को किल करना चाहते हैं, यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को, इस प्रक्रिया से हमेशा खतरा रहता है और इस देश के जनता को भी खतरा रहता है। इसका प्रबोधन समाज में करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब एक ही आदमी को सामने रखकर प्रचार का नया तंत्र है। ये तंत्र धोखेबाजी का कैसा है, इसके बारे में भी हमारे समाज को बताना चाहिए। छोटे दलों को क्या खतरा है? हमने तो अभी दल बनाए, तो इनके खतरे क्या होते हैं? हम देखते हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से किन लोगों का पैसा पार्टी फंड में जा रहा है। ये प्रचंड विरोधाभास छोटे अथवा नए दलों के लिए बड़ा खतरा है। सारी ब्यूरोक्रेसी सत्ता पक्ष के हाथ में है, बल्कि वह आज पेट ब्यूरोक्रेसी में तब्दील हो गई है। ये सिर्फ कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि अरे ये अध्यक्षीय प्रणाली की तरफ जा रहा है। ये सिर्फ अध्यक्षीय डेमोक्रेसी की तरफ नहीं जा रहा है, ये सिर्फ ड्वेल पार्टी सिद्धांत की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये एक तानाशाही के तरफ जाने वाली प्रोसेस है। ओ नो इज बिगर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस ब्राह्मणी डिक्टेटरशिप। इस प्रोसेस में राज्यकर्ता सुरक्षित होगा और सामान्य जन हमेशा कंफ्यूज होगा, फंसा हुआ नजर आएगा, ठगा हुआ नजर आएगा। इसलिए हमें इस षड्यंत्र को उजागर करने की सारी इंफॉर्मेशन उसको देनी चाहिए। ये वन नेशन वन इलेक्शन का अगला पड़ाव शायद नो इलेक्शन भी हो सकता है। देखना भाई, ये वन नेशन वन इलेक्शन के आगे वो ऐसा जुमला डालेंगे कि नो इलेक्शन। साथियों, चीन, कोरिया, रशिया में जो हो रहा है वही यहाँ भी होने वाला है। वहाँ ऊपर ऊपर दिखने में तो डेमोक्रेसी है, लेकिन होता क्या है? जनता के हाथ में आज एक ही हथियार है और वो है वोटिंग पावर। एक बार चुनकर 5 साल उनका रोल खत्म होगा, इसलिए वोटिंग पावर को उसको बार बार इस्तेमाल करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और वोटिंग पावर के प्रक्रिया को BS4 के इस अभियान के माध्यम से अगर जन जन तक हम पहुंचाते हैं तो ये जागरूकता और बढ़ेगी। साथियों, ये लोग, इनका सारा प्लान पूंजीवादियों को देश बेचना और भारत के नागरिकों को भय और लोभ के आधार पर सिर्फ डीबीटी का लाभार्थी बनाकर रखना, इस षड्यंत्र को भी उजागर करना। पैसे डाल रहे हैं ना वो बैंकों में आपके, और लोग बोलते हैं अरे पैसा आ रहा है।
जैसे बारिश होती है वैसे ही उनको महसूस हो रहा है। तो ये डीबीटी जो डायरेक्ट ट्रांसफर उनके यहाँ हो रहा है, इस षड्यंत्र को भी हमको उजागर करना चाहिए। ये जो एलीट प्लूरल लोग हैं ईमानदार नहीं है, ये 1925 से लेकर आज तक कार्यरत है साथियों। इनको हमको रोकना होगा, फेडरल स्ट्रक्चर को बचाना होगा, हमारे समाज के वोट के अधिकार को बचाना होगा और इन पर दबाव लाना होगा साथियों। ये सारी चीज़ें समाज में जाके होगी। इंटेलेक्चुअल स्तर पर तो हो रहा है, इस सदन में सारे इंटेलेक्चुअल बैठे, लेकिन बाहर का आदमी आपके फेवर में आने की प्रक्रिया में अगर आप लाते नहीं तो ये चर्चा यहाँ तक रहेगी, फिर ख़त्म हो जाएगा सारा। हम लोग भी फिर आराम से घर पे बैठेंगे गुलाम बनकर। तो अगर ये चीज़ नहीं होनी है तो इसके बारे में जानकारी लो, समाज को बताओ और समाज को इस प्रक्रिया के खिलाफ खड़ा करो। अपने अधिकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में, खड़ा करने की प्रक्रिया में आप सब लोग काम करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।